तो भैया आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। सबसे पहले परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो इनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब इनके उदाहरण क्या हैं? जैसे प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू होने वाली और अनगिनत तक चलने वाली। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या होती हैं 0 से शुरू होने वाली और पूर्णांक वे होते हैं माइनस से शुरू होते हैं, चलते चलते जाते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते चलते रहते हैं। तो कुछ धनात्मक संख्याएं और कुछ ऋणात्मक, ये सभी मिलके क्या कहलाती हैं? धनात्मक मतलब जो पॉजिटिव होती हैं, प्लस वाली, और ऋणात्मक नेगेटिव होती हैं, जो माइनस वाली। तो ये सारी की सारी संख्याएं मिलकर कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है भाई, तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब पूछोगे कि प्राकृत संख्याएं P/Q के रूप में कैसे हो गई? तो सबके अपोन में 1 लगा सकते हैं हम, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 समझा जाता है। तो इस प्रकार से हर एक संख्या ऐसी है जिसको हम अपोन में 1 लिख सकते हैं, इसलिए सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अब बात आ गई, तो ये अगर सारी की सारी संख्याएं ही परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? चलो, तो हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या जैसे कि उदाहरण दे देते हैं पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। और उदाहरण है जैसे 0.2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, इस तरह से चलने वाली संख्या, ये वाली संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। तो भाई अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। चलो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इन सब पूरा कर देते हैं। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8वीं। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करनी है भाई। सबसे पहली बात है कि इन्होंने कहा गुणधर्म, तो हमारे पास गुणधर्म कौन कौन से? आइए चलो एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा गुणधर्मों के बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का नियम 2 जगह लागू होता है। सबसे पहले जब बात हम करते हैं जमा की, तो हम A जमा B को लिख सकते हैं B जमा A। जैसे कि मैं 2 जमा 3 को लिख सकता हूँ 3 जमा 2, दोनों का रिजल्ट आएगा 5 और यहाँ पे भी 5। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं हम। यही क्रम विनिमयता गुणन में भी लागू होती है कि ए बी को हम लिख सकते हैं बी ए। ठीक है, ए बी मतलब है ए गुणा बी और बी मतलब है बी गुणा ए। ठीक है, चलो अब दूसरा रूल है हमारे पास साहब, चलिएगा ये दूसरा गुणधर्म है, ये भी 2 जगह लागू होता है। सबसे पहला जब हम गुणा करते हैं, जैसे कि और ऐसे ये भी इस्तेमाल होता है जब हम जमा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 गुणधर्म है और इनके 2 पार्ट है। अब इनका इस्तेमाल करके हमको बनाना है
जो जो हमारे पास प्रश्न है उनको हमको हल करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 घटा 3/5 गुणा 1/6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज इस्तेमाल करेंगे क्रम विनिमयता का नियम। हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पद हैं, 1 2 और ये 3। हम इस वाले को आगे लिख लेंगे और इस वाले को पीछे, 2 को 3 की जगह पे और 3 को 2 की जगह पे। देखिए सबसे पहले हम इनको गुणा कर देते हैं। 3 से देखो 3 कट गया, तो ये कितना बचा, घटा 2/5 जमा यहाँ पे भी 2 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये बच गया घटा का 1/10 और जमा 5/2 पीछे। हम यहाँ पे काट लिख देंगे क्रम विनिमयता से, भाई इसके इस्तेमाल से हमने ये किया है। आगे हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का ले लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों का आएगा एलसीएम 10, ये हो जाएगा -4 -5। नहीं है -1 ही रहेगा, तो ये हो गया -5/10 जमा 5/2। ये हो गया इसको मैं यहीं पे आगे कर देता हूँ। तो इसका उत्तर आ गया 2। अब ये जो हमने यहाँ से यहाँ पे एलसीएम लिया था, अब एक बार इसको देख लेते हैं कैसे लिया था। 5 और 10 का हम लेंगे एलसीएम, 2 पे 5, फिर से ये 5 और ये 5 पे जा रहे हैं दोनों, और एलसीएम जो है वो आएगा 2 गुणा 5 10। ये आ गया एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे 10 आया, तो इसकी 2 से गुणा होगी, इसलिए घटा का 4 और ये घटा का 1, क्योंकि 10 तो पहले था। और इस तरह से हमारा इसका पहला भाग हल होता है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। चलो भैया पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, ठीक है। चलो, तो 2/5 घटा 3/7 घटा 1/6 घट गुणा 3/2 जमा 1/4 गुणा 5/2। अब इसको भी हल करना है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी, हमारे पास देखो 3 पद हैं, 1 2 और 3। हम सबसे पहले इनको कर लेंगे अलग अलग को गुणा, और फिर हम क्या करेंगे, तीसरे पद को दूसरे की जगह लिख देंगे, दूसरे को तीसरे की जगह। कौन सा नियम, क्रम विनिमयता का नियम लगा के हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो चलो अब हम इनको कर देते हैं थोड़ा सा हल। तो ये हो जाएगा घटा 6/35, इसको हम 2 से 2 एकम 2 2 से, और ये हो जाएगा जमा 1/35 घटा 1/4। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका एलसीएम सेम ही रहेगा, इसलिए ये लिखे जाएंगे घटा 6 जमा 1/35 और घटा 1/4। इनको थोड़ा आगे देख लेते हैं, घटा 5/35 घटा 1/4। 5 से ये कटेगा, 5 7 पे जाएगा, ये आ गए घटा 1/7 और घटा 1/4। इनका एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम लेके देख लेते हैं। 7 और 4 का क्या आएगा, 2 पे जा रहे हैं 7, फिर से 2 बचा, फिर से 2 पे जा रहे हैं 2 और 7, अब जाएंगे 7 पे। तो एलसीएम जो है वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 7, जो कि है 28, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 28। तो नीचे आया 28, 7 4 पे जा रहा है, तो ये घटा 7, ये 7 पे जा रहा है, तो ये घटा का 7 और घटा का 11/28। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो हमारा पहला प्रश्न इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो भाई अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो हमको इन सब का योज्य प्रतिलोम लिखना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम का मतलब है, जैसे हमने लिखा a/b, तो इसका योज्य प्रतिलोम जो है वो होगा -a/b।
योज्य प्रतिलोम में बस एक काम करना, हमको ये घटा का निशान लगाना है हर एक परसेंट के सामने। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/8 का हो जाएगा घटा 2/8। ऐसे ही घटा 5/9 का क्या होगा, घटा 5/9। हमको पता है घटा और घटा हो जाता है जमा, तो 5/9 हो गया। ऐसे ही घटा 6 घटा 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा घटा 6 बटे घटा 5। घटा घटा जमा तो 6 बटे घटा 5। इसको हम घटा 6 बटे 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 बटे घटा 9 का योज्य प्रतिलोम है ये, और इसको लिख देते हैं माइनस, घटा से घटा कट जाता है तो हो जाएगा 2/9, इससे ये कट जाता है। ऐसे ही घटा 19 बटे घटा 6 का योज्य प्रतिलोम जो है इससे ही कट गया तो 19/6 बच गया। तो ये इसे सबके योज्य प्रतिलोम सबसे सरल था, आसान था। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3। तो भाई प्रश्न संख्या 3 कहते हैं कि निम्नलिखित के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट एरिया x बराबर है 11/15 और दूसरा पार्ट दे दिया, दूसरे पार्ट में कहा है x बराबर है घटा 13/17 और सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर है x के, ये सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमको x दे रखा है, हम दोनों पार्टों में यहीं पे कर देते हैं दोनों को हल। तो x दे रखा है, सबसे पहले हम निकालेंगे घटा x बराबर, इसके सामने हम घटा लगा देंगे घटा 11/15। घटा x को फिर से बाहर घटा लगाना है तो हम लिखेंगे घटा x। अब घटा 11/15 हमको पता है घटा घटा हो जाता है जमा, तो घटा ऑफ घटा x आ जाएगा 11/15 और 11/15 क्या है, 11/15 x है, तो घटा x बराबर है x। ये हो गया सत्यापित s। अब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमको x पता है, हम घटा x निकालेंगे तो घटा x बराबर हो जाएगा घटा 13/17 के सामने लगा देंगे एक और घटा, घटा घटा ये हो जाएगा जमा, ये बन गया 13/17। अब इसने कहा कि घटा x के सामने एक और हमने लगा दी है घटा, तो हम इसको लिखेंगे घटा 13/17 और ये बन जाएगा, नीचे लिख देते हैं घटा 13/17। अब ये वाली क्या है, ये जो है ये हमको पता है ये x के बराबर है, तो ये आ जाएगा x के बराबर, तो घटा x बराबर है x। ये वाला भी सत्यापित हो गया दोनों के दोनों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 में हमको बस ये सब सत्यापित करना था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में कहा कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इन सबके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करनी। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। चलो देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की तरफ। जैसे लिखा हुआ है a/b, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा b/a। इसका मतलब है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है इसको बस। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे ऐसे जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 2/3 है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया 3/2। अब इसी उदाहरण की मदद से हमें सारे के सारे प्रश्न हल कर देंगे। चलो देखते हैं। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/13, वो भी माइनस का। ठीक है, ऐसे ही हम -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -19/13। एक बात ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी ये जो घटा का निशान है ना, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता गुणात्मक प्रतिलोम की समय। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1, जिसको हम 5 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं गुणा, तो ये घटा घटा जमा हो जाएगा 15/56। इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा जो कि है 56/15। ऐसे ही इन दोनों को पहले कर लेते हैं हम गुणा। जब एक को किसी से गुणा करते हैं सेम रहता है, माइनस से माइनस गुणा होकर हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा 2/5 और 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/2। घटा 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, घटा 1/1, तो ये तो घटा 1 ही रहा। इसलिए हम घटा 1 को क्या बोला जाता है, गुणात्मक तस्मक। याद रखना, घटा 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 4 इसी के साथ होती है समाप्त। हम चलते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। चलो भाई,
तो अब हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। गुण धर्म के नाम लिखने। इस प्रश्न में 3 पार्ट दे रखे, 1, 2 और 3। सबसे पहले हम देख लेते हैं गुण धर्म। हमारे पास 2 ही गुण धर्म है, क्रम विनिमयता और साहचर्यता। अब हम बात करते हैं 2 गुण धर्मों की, और जो हमने पिछले प्रश्न में किए थे। एक तो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में लिखा जाता है कि a/b होगा तो उसमें घटा a/b हो जाएगा। इसका उदाहरण भी हमने किया था पिछले प्रश्न में ही। और एक है गुणात्मक प्रतिलोम। वो कहता है कि अगर a/b लिखा गया है ना, तो उसको हम b/a भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। और आखिरी वाला एक जो किया था वो है गुणात्मक तत्समक का। और गुणात्मक तत्समक का हमको पता है 1 और घटा 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इनकी। सबसे पहले है कि घटा 4/5 को 1 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया और फिर घटा 4/5 ही रह गया। तो इसमें क्या है, यहाँ पे भी 1 से गुणा, यहाँ पे भी 1 से, यहाँ किसी से नहीं कर रखा, इसका मतलब फिर से 1 से कर रखा है। तो इसमें जो हमारा रूल लागू होता है वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। घटा 4/5 है, 1 से गुणा है, फिर से 1 से गुणा है और फिर से 1 से ही गुणा है। तो इस वाले में यूज होता है हमारा सबसे लास्ट वाला गुणात्मक तत्समक का। ठीक है, जहां पर भी एक की बात हो जाए वहीं पे हम लगा देंगे गुणात्मक तत्समक, क्योंकि हमको पता है कि 1 को हम किसी से भी गुणा करते हैं वो संख्या समान रहती है। अब हम अगले की बात कर देते हैं। देखो ये a था और ये b, कुछ समय के बाद ये b बन गया और ये बन गया a। इसका मतलब जगह दोनों की बदली गई है। तो a गुणा b और b गुणा a जो हो जाता है ये वाला, तो ये हो गया क्रम विनिमयता का। तो हम इसको लिख देंगे क्रम विनिमयता। अब हम बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। घटा 19/29 था और फिर ये जो है ये 29/19 हो गया। इसका मतलब ये पहले a/b था, गुणा करा, फिर ये हो गया b/a। इसका मतलब ये बदल गया। अब a/b और b/a वाला है गुणात्मक प्रतिलोम का, तो इस वाले में लगेगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम और इसी के साथ हो जाता है ये प्रश्न भी समाप्त। अब हम इसके बाद चलो ये समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहते हैं कि 6/13 को घटा 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं घटा 7/16 का व्युत्क्रम। तो घटा 7/16 का व्युत्क्रम जो होगा वो होगा घटा 16/7। बस अब करना क्या है, 6/13 है, 6/13 गुणा में घटा का 16/7। कोई नहीं कट रहा है ऊपर नीचे, तो हम इनको कर देते हैं गुणा। तो 16 को हम 6 से गुणा करते हैं 96 और 13 को 7 से, 13 7 91। ठीक है, तो ये आ गया घटा का 96/91। ये आ गया हमारा हल। चलो आसान था ये प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7। तो भैया हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 7। ये कहता है कि 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6, फिर से ये ब्रैकेट है, गुणा 4/3 को किस नियम के अनुसार ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा नियम हमको ध्यान से देखना है। अब एक बार हमको इनको ए बी सी की फॉर्म में बदल लेते हैं। a गुणा b गुणा c, इसको हम बना सकते हैं a गुणा b गुणा c। अब ये वाला नियम हमको वहां पे ढूंढना है, और ये कौन सा नियम है, ये वाला ये रहा। तो ये है साहचर्य का नियम, और वो भी गुणन के अंदर। तो हम बोल देंगे कि इसे साहचर्य के नियम द्वारा ऐसे बदल सकते हैं। या फिर लिख देंगे अभिकलन कर सकते हैं, जो कि हमारी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, आसान था, ढूंढने में भी आसानी, कोई मुश्किल नहीं हुई। चलो इसी के साथ ये प्रश्न भी यहीं पे होता है समाप्त। कुछ ज्यादा नहीं था इस प्रश्न में। अब बढ़ जाए हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8। चलो भैया 8वां प्रश्न कहता है कि क्या घटा 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है।
और 9 कहता है 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं दिखने में, तो हम पहले एक कर लेते हैं फिर दूसरे की बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। सबसे पहली बात तो ये घटा है, यहाँ पे घटा है ही नहीं, तो सीधी सी बात है गुणात्मक प्रतिलोम में कहीं भी घटा का कोई भी वो नहीं होता। यहाँ पे घटा यहाँ पे थी लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है ही नहीं। लेकिन इसको करके देख लेते हैं एक बार फिर भी। घटा 1 सही 1/8 को हम लिख सकते हैं घटा 1 जमा 1/8। हम लेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा घटा 8 जमा 1/8। तो ये घटा 8 था और ये 1, तो ये हो गया घटा 7/8। ठीक है, तो इस घटा 7/8 आ गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? घटा 7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका क्योंकि हमको पता है a/b होता है तो उसका हो जाता है b/a। तो घटा 7/8 है, इसका हो जाएगा घटा 8/7। तो हमको पता है कि घटा 8/7 बराबर नहीं है 8/9 के, बिल्कुल भी ये नहीं है, तो ये गलत है। तो हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि घटा 8/7 बराबर नहीं है 8/9 के। बस इतना सा हल था इसका। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 3 और 1/3 को, फिर से हम एलसीएम लेके इसको कर देते हैं हल। तो ये हो जाएगा 9/3 जमा 1/3। 9 और 1 10/3। मैं 10/3 को क्या ये लिख सकता हूँ 0.3? नहीं लिख सकता, ये आ गया हमारे पास 10/3। अब हम इसको करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे ही मैं 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम करूंगा तो ये बन जाएगा 3/10। अब हम 3/10 को क्या 0.3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या ये इसका प्रतिलोम है? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि 3/10 बराबर है 0.3 के। बस इतना सी बात है, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 9 भी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, जिसका मतलब जिसका कोई उल्टा ही नहीं हो सकता। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो है 0। 0 को जब हम उल्टा करते हैं, जैसे 0/1 है तो इसको 1/0 लिखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। इसलिए 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम है ही नहीं, जिसका उल्टा ही नहीं है। दूसरी संख्या परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। दो परिमेय संख्या ऐसी जो अपने व्युत्क्रम के ही समान है, मतलब 1, क्योंकि 1/1 को जब हम उल्टा करके लिखते हैं वो भी 1/1 रहता है, तथा घटा 1। जब घटा 1/1 का उल्टा करते हैं तो वो भी आता है घटा 1/1। तो दो परिमेय संख्या हैं जो अपने व्युत्क्रम के ही समान है, वो है 1/1 और घटा 1/1। ठीक है, आखिरी भाग इसका परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऋणात्मक मतलब घटा के समान हो। अब मैं लिखूं 1 घटा 1, तो ये तो बराबर है ही नहीं ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अब हम देखते कोई ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जो अपने ऋणात्मक के समान हो। वो संख्या 0 लिखो या घटा 0 लिखो, दोनों के दोनों हैं बराबर। बात तो 0 ही है, +0 लिखो या -0 लिखो। ठीक है, चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है रिक्त स्थानों के बारे में, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। पहला पार्ट जो इसका कहता है कि शून्य का व्युत्क्रम डैश है। शून्य का व्युत्क्रम डैश है। चलो देख लेते हैं एक बार कि शून्य का व्युत्क्रम डैश है। शून्य का व्युत्क्रम हमने देखा कि व्युत्क्रम नहीं है, इसलिए शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, इसका व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं की व्युत्क्रम है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने इस व्युत्क्रम के समान है। तो इसका रीजन ये है, कारण यहाँ पे दे रखा है, 1 तथा 1 अपने व्युत्क्रम के ही समान है। अगला घटा 5 का व्युत्क्रम, भाई घटा 5 है, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा या बोल लो कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो ये हो जाएगा घटा 1/5। आसान है, बस उल्टा कर देना है, क्योंकि 5/1 होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो घटा 1/5 हो गया। चलो घटा 1/x का, अब 1/x का व्युत्क्रम बताना है। उसका व्युत्क्रम क्या है भाई, x आ गया। चलो अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश होता है। भाई दो परिमेय संख्या, जैसे मैंने जोड़ा 2, एक परिमेय संख्या है 2,
2 में मैंने जोड़ दिया 3 को, ये भी एक प्रीमिय संख्या, ये भी एक प्रीमिय संख्या, दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आया 5। 5 भी एक प्रीमिय संख्या तो है, इसका मतलब हम जब भी 2 प्रीमिय संख्याओं को जोड़ते हैं हमेशा तीसरी संख्या जो है वो प्रीमिय संख्या ही होगी। ठीक है, चलो अगला, किसी धनात्मक प्रीमिय संख्या का व्युत्क्रम। भाई धनात्मक प्रीमिय संख्या मैंने बोल दिया, एक प्रीमिय संख्या है 5, इसका व्युत्क्रम करो। जब हम इसका व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, जब हम इसका व्युत्क्रम करते हैं वो आता है 1/5, तो ये भी धनात्मक ही है ना, क्योंकि हम व्युत्क्रम के समय कभी भी माइनस या प्लस नहीं लगा सकते, इसलिए जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है माइनस रहेगा। इसका मतलब जो धनात्मक है वो धनात्मक रहेगा और जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक रहेगा। इसी के साथ हमारे 6 के 6 प्रश्न होते हैं समाप्त और हमारी एक्सरसाइज होती है वही समाप्त। तो भाई आप लोगों ने देखा हमारे चैनल पे हमारा फर्स्ट वीडियो था। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आप कोई सुझाव वगैरह देना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।